बुरारी डेथ्स। इस केस के बारे में इंडिया के हर उस इंसान को मालूम होगा जिन्हें थोड़ा सा भी ट्रू क्राइम स्टोरीज या हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये केस दोनों ही जॉनरों में काफी स्मूथली फिट हो जाता है। ये केस एक ही समय पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है और एक ही समय पर इतना ज्यादा मिस्टीरियस कि लोग इस केस की हर डिटेल जानने के बावजूद भी खुद से सवाल करते हैं कि आखिर कैसे इंडिया में एक ऐसी फैमिली भी हो सकती है जो दिन में तो रियलिटी से जुड़े हुए रहते थे पर रात को रियलिटी में नहीं। बुरारी केस इंडिया का पहला एक ऐसा केस होगा जिसमें क्राइम किसी दूसरे मेंबर के द्वारा कमिट नहीं किया गया था, बल्कि परिवार के मेंबर्स ने ही खुद पर एक ऐसा क्राइम किया जिस क्राइम के खत्म होने के बाद कोई भी क्रिमिनल नहीं बचा था और ना ही कोई विक्टिम्स। बुरारी के इस केस को तो गवर्नमेंट के द्वारा एक सुसाइडल केस डिक्लेयर किया गया, लेकिन इस केस के अराउंड इतनी ज्यादा स्केरी थ्योरीज है जो एक सिंपल सुसाइडल केस से कई गुना ज्यादा डिस्प्ले करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुरारी के उस केस एंड उसके अराउंड बसने वाले उन थ्योरीज को और देखेंगे कितनी ज्यादा सच्चाई उन थ्योरीज में। सो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब एंड यू आर वॉचिंग RJDT स्टोरीज। बुरारी में रहने वाली इस फैमिली को उनके नेबर्स एंड रिलेटिव दो सरनेम से रेफर किया करते थे। पहला सरनेम था भाटिया और दूसरा था चंदावत। और इस वीडियो में हम चंदावत सरनेम यूज करेंगे बुरारी फैमिली के लिए, जिससे ज्यादा कंफ्यूजन न हो। चंदावत फैमिली में टोटल 3 जनरेशन और 11 मेंबर रहा करते थे। पहले जनरेशन से आती है नारायणी देवी और उनके हस्बैंड भोपाल सिंह, जिनकी अब डेथ हो चुकी थी और अब सिर्फ नारायणी देवी ही थी। और दूसरे जनरेशन से आते हैं नारायणी देवी के 2 सन और 1 डॉटर भुवनेश, ललित, प्रतिभा और उनके बेटों की स्पाउसेस सविता एंड टीना। तीसरे जनरेशन से आते हैं नारायणी देवी के बड़े बेटे के 3 बच्चे नीतू, मोनू एंड ध्रुव और उनके छोटे बेटे के सिर्फ 1 शिवम और उनकी डॉटर की भी सिर्फ एक ही डॉटर होती है। इस फैमिली को ना ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और ना ही फिजिकल, और लोग हमेशा इस फैमिली के बारे में कहते हैं कि ये फैमिली उन चुनिंदा फैमिलियों में से आती है जो काफी रिलीजियस एंड काइंड हार्टेड थे। और सन 2018 में चंदावत फैमिली के अंदर एक स्पेशल खुशी का माहौल था, क्योंकि नारायणी देवी के डॉटर की शादी हो रही थी कुछ ही हफ्तों में। बट एज आई सेड, चंदावत फैमिली में होने वाले उस शादी के कुछ ही हफ्तों पहले एक ऐसा इंसिडेंट टेक प्लेस करता है जो हर चीज चेंज कर देता है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1 जुलाई 2018 को गुरचरण सिंह, जो दिल्ली के बुरारी में रहा करते थे, वो एक स्ट्रेंज थिंग नोटिस करते हैं अपने नेक्स्ट डोर नेबर के बारे में। वो देखते हैं कि उनके नेबर यानी कि चंदावत फैमिली का ग्रोसरी स्टोर जो वो रोजाना खोलते थे सुबह सुबह, वो स्ट्रेंजली लेट था और अभी भी क्लोज। पहली बार देखने पर लोगों को ये काफी नॉर्मल लगता है और उनको लगता है कि शायद वो लोग आज लेट तक सो रहे हैं या फिर शायद सारी फैमिली कहीं बाहर गए हुए हैं। पर जैसे जैसे समय गुजरता है लोग कंसर्न होने लगते हैं चंदावत फैमिली के लिए, और उसका भी एक गुड रीजन होता है, क्योंकि उस फैमिली की डेली मिल्क जो होती है वो उनके दरवाजे पर पड़ी होती है। क्योंकि अगर वो फैमिली कहीं बाहर जाती तो श्योरली वो लोग अपने मिल्क वाले को मना करते उस दिन मिल्क न लाने के लिए। सो गुरचरण सिंह, जो चंदावत फैमिली के एक मेंबर को जानते थे और उनके साथ रोजाना मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, वो भी कंसर्न होते हैं। सो वो अपना कंसर्न दूर करने के लिए चंदावत फैमिली के डोर पर नॉक करते हैं। पर वो जब नॉक करते हैं तो वो नोटिस करते हैं उनका दरवाजा खुला हुआ था, जिसके बाद वो चंदावत फैमिली के घर के अंदर स्लो आवाज देते हुए चलने लगते हैं, इस उम्मीद में कि कोई उनको रिप्लाई देगा। लेकिन जैसे ही वो उस फैमिली के घर के हॉल के अंदर पहुंचते हैं, उनकी आंखें वाइड ओपन रह जाती है और वो दौड़ करके उसी रास्ते से दोबारा उस घर से बाहर निकल जाते हैं। गुरचरण सिंह देखते हैं कि चंदावत फैमिली के 10 मेंबर छत के सीलिंग से जो आयरन डोम निकला हुआ होता है उसके अंदर लटक रहे थे। और वो सीन इतना ज्यादा भयानक था कि किसी भी इंसान को उसे देख करके सफोकेशन होने लगे। जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस भी उस सीन को देखने के बाद ये कहती है कि उस फैमिली के मेंबर उस छत के सीलिंग से ऐसे लटक रहे होते हैं जैसे किसी बड़े घने पेड़ की शाखाएं लटक रही होती है। भली वो सीन काफी ज्यादा भयानक होता है, लेकिन पुलिस कई चीजें नोटिस करती है जो काफी स्ट्रेंज होता है। पहली चीज जो पुलिस नोटिस करती है उन 10 डेड बॉडीज में, वो नोटिस करते हैं कि सभी के मुंह पर टेप लगा हुआ था, सभी की आंखें कवर थी और सभी के हाथ पीछे के साइड बने हुए थे और सभी की जो बॉडी थी 10 की 10 एक ऑर्गेनाइज वे में थी। इसके बाद पुलिस को एक और शॉकिंग चीज मिलता है कि जो 10 लोग सीलिंग से लटक रहे थे सिर्फ वही नहीं थे, क्योंकि घर के अंदर 11 मेंबर थे। और जब पुलिस तलाशी लेती है तो पुलिस को अगले ही रूम में एक और बॉडी मिलती है विद सेम पैटर्न। उनकी आंखें भी कवर होती है, उनके
माउथ पे भी टेप होता है और उनकी हाथें भी पीछे बनी हुई होती है। बस फर्क इतना होता है कि जो 10 लोग से उनके गले पर एक कपड़ा होता है और नारायणी देवी के गले पर एक बेल्ट। एक ही रात में एक ही फैमिली के 3 जनरेशन और 11 मेंबर वाज गॉन। और ये सीन काफी होता है न्यूज चैनल और पूरे मोहल्ले और मैं कहूँ पूरी कंट्री का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। और लोगों को सिर्फ यही जानना होता है कि आखिर क्या हुआ था बुरारी हाउस के अंदर, कि आखिर ऐसा कौन सा इंसिडेंट टेक प्लेस किया बुरारी हाउस के अंदर जिसके वजह से 11 मेंबर इस सस्पिशियस हालत में मरे हुए मिले। पहले ग्लांस पे तो ये केस एक मास मर्डर केस लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से चंदावत फैमिली की बॉडी सीलिंग से लटकते हुए पुलिस को मिली थी वो काफी ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज थी एक मर्डर के लिए। काफी लोगों को लगता था कि चंदावत फैमिली के घर में एक आदमी रात को घुसा और एंटायर फैमिली को उसने मार दिया। और काफी लोगों को इससे भी ज्यादा डार्क चीजें लाइक सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक और कल्ट रिचुअल। और ये अलग अलग थ्योरीज निकलने का एक मेन रीजन ये भी होता है कि बुरारी का वो क्राइम सीन इतना ज्यादा बिजार होता है कि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसे एक्सप्लेन करने में। पर भली क्राइम सीन कितना भी बिजार हो, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस नतीजे पे पहुंचती है कि चंदावत फैमिली ने खुदकुशी किया था। पुलिस के इस रिजल्ट के बाद लोग 2 ग्रुपों में स्प्लिट हो जाते हैं। पहला जो पुलिस से टोटली अग्री करता था और दूसरा जो थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड थे, क्योंकि उनका मानना होता है कि आखिर क्यों कोई फैमिली जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, जो पूरे नेबरहुड में अच्छे रीजनों की वजह से जानी जाती थी और जिसके घर में बस कुछ ही दिनों में एक शादी हो जिसकी वो काफी धूमधाम से प्रिपरेशन में लगे हुए थे, अचानक से एक नाइट को सुसाइड करने का सोचेंगे। ये सारे ही वैलिड सवाल थे जिनका लोगों को लग रहा था कि अब कभी आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब मिलते हैं जब पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान चंदावत फैमिली के घर के अंदर से 11 नोटबुक मिलती है। वो 11 नोटबुक्स एक रात के अंदर लिखी नहीं गई थी, बल्कि उस नोटबुक्स को सालों से लिखा जा रहा था। उस नोटबुक के अंदर उन रिचुअल्स को लिखा गया था जो फैमिली आने वाले फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रही थी परफॉर्म करने का, और उन रिचुअल्स को भी जो फैमिली पहले ही परफॉर्म कर चुकी थी। उस नोटबुक के अंदर 2 लोगों के बीच की डिस्कशन को लिखी गई थी डिटेल में। उस फैमिली के अंदर जो अचीवमेंट हुई थी वो भी उस नोटबुक में लिखी हुई थी, और मरने के बाद मोक्ष कैसे पाया जाए वो भी उस नोटबुक के अंदर डिटेल में लिखी गई थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स उन नोटबुक को खंगाली रहे थे तभी उनकी नजर एक ऐसे पेज पे पड़ती है जो एग्जैक्ट मैच कर रही थी उस तरीके से जैसे चंदावत फैमिली की बॉडीज मिली थी। उस नोटबुक के अंदर हर चीज डिटेल डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया गया था उस रिचुअल के बारे में जो चंदावत फैमिली ने आखिरी बार परफॉर्म की थी उस रात। उनके हाथों के बांधने के पोजीशन से लेकर के उनकी माउथ और नाकें कवर करने का तरीका, उनकी बॉडी कैसे एक लाइन में लटकनी चाहिए, हर चीज डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्क्राइब की गई थी, जैसे कि किसी राइटर ने पहले अपना सीन इमेजिन किया जिसके बाद उसने असलियत में उसे उतार दिया। और पुलिस को उस नोटबुक के अंदर एक नाम रिपीटेडली अपेयर होता हुआ दिखता है। वो नाम होता है नारायणी देवी के छोटे बेटे ललित का। सो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ललित का क्या रोल था बुरारी के उस केस में। सो जब नई दिल्ली के इस बुरारी इलाके में चंदावत फैमिली आई थी उस समय हर कोई अपने आप को नए एनवायरनमेंट में ढाल रहा था और हर कोई अपना रोल ढूंढ रहा था इस नए एनवायरनमेंट के अंदर। और नारायणी देवी के सबसे यंगेस्ट सन यानी कि ललित चुनता है अपने लिए प्लाईवुड का बिजनेस, और ललित का वो बिजनेस काफी अच्छा चल भी रहा था। पर एक दिन ललित के प्लाईवुड के बिजनेस के अंदर अटैक होता है जिसमें ललित ऑलमोस्ट मरते मरते बचता है। पर कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और ललित दोबारा से अपने काम पे लग जाता है। पर श्योरली सब कुछ पहले जैसा नहीं होता है जैसा अटैक से पहले था। और ललित के लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट तब होता है जब ललित के फादर यानी भोपाल सिंह की 2007 में डेथ होती है। अपने फादर के डेथ के बाद ललित काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट बन जाता है। वो ऑलमोस्ट न के बराबर बात किया करता था, पर वो अपने फैमिली के साथ सारे रिलीजियस रिचुअल्स में शामिल हुआ करता था एक नॉर्मल इंसान की तरह। और ऐसी एक रिलीजियस रिचुअल के द्वारा जब ललित के घर में एक पूजा होती है उस पूजा में भी ललित शामिल हुआ होता है। उस पूजा के दौरान ललित ने अपनी आंखें बंद करी और सेम बातें करने लगा अपने फैमिली मेंबर्स से जैसे उसके गुजर चुके फादर बात किया करते थे। ललित का ऐसा कहना था कि ललित के फादर जो गुजर चुके हैं उसकी बॉडी को पोजेस्ट कर रहे हैं और ललित के थ्रू फैमिली मेंबर्स से बातें कर रहे हैं। और सबसे माइंड बोगलिंग बात यह है कि कुछ समय के बाद चंदावत फैमिली ने ललित के ऊपर विश्वास करना भी स्टार्ट कर दिया था और ललित को एक समय के बाद तो फैमिली मेंबर्स डैडी कह के रेफर करने लगे जैसे वो गुजर चुके भोपाल सिंह को कहा करते थे। ये सारा सिचुएशन इतना ज्यादा बिजार होता है कि आज भी कई लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक समय के बाद तो चंदावत फैमिली के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम रखा गया था जिस टाइम पे भोपाल सिंह की आत्मा ललित के अंदर आती है और उस समय फैमिली मेंबर नोटबुक और पेन लेके बैठे रहते थे और जैसे ही ललित बोलना स्टार्ट करता था फैमिली मेंबर नोटबुक पे वो सारी वर्ड उतार देते थे ये सोच के कि ये सारे वर्ड भोपाल सिंह बोल रहे हैं ललित के द्वारा। सो जब ललित के अंदर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी उस समय ललित की बातें ज्यादातर लाइफ को कैसे अच्छे तरीके से जीनी है उससे रिलेटेड हुआ
हुआ करती थी, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है उसकी एडवाइस हुआ करती थी, और फैमिली में अगर कोई मैटर हो तो सारे के सारे ललित के पास जाते थे उसकी एडवाइस लेने के लिए, और वो बताता था कि उस मैटर को कैसे सुलझाना है। और यहीं से चंदावत फैमिली का ललित के ऊपर और भी ज्यादा ट्रस्ट बढ़ता गया, और आने वाले अगले 11 सालों में चंदावत फैमिली का ट्रस्ट ललित के ऊपर इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक समय के बाद तो वो अपने डाउट के ऊपर डाउट करते, लेकिन ललित के गाइडेंस के ऊपर नहीं। समय गुजरता रहा और अब डेट आ गया था 30 जुलाई 2018 का, वो डेट जिस डेट को हमें ये पता चलने वाला था कि आखिर बुरारी फैमिली किस हद तक ललित के ऊपर विश्वास करती है। सो ललित ने अपने परिवार के हर शख्स से ये कहा था कि 30 जुलाई की इस रात को जो रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं उसके अंदर उन्हें प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वो सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी शख्स मरेगा नहीं, क्योंकि जब वो उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहे होंगे उस समय उनके फादर उनके मेन गेट से आकर के उन सबको बचा लेंगे। और इस रिचुअल का पर्पस भी यही होता है कि उनके गुजर चुके फादर को वापस इस दुनिया में लाना है। और चंदावत फैमिली के किसी भी शख्स ने ललित के ऊपर एक बार भी डाउट नहीं किया। और सबसे चिलिंग बात यह है कि चंदावत फैमिली के हर सिंगल मेंबर ने 30 जून से पहले मल्टीपल टाइम उस रिचुअल को परफॉर्म किया था, और जब फाइनली 30 जून की वो रात आई जिस रात को वो अपना फाइनल एक्ट करने वाले थे, उसी 30 जून की रात को चंदावत फैमिली के 2 मेंबर को कैमरे के ऊपर कैप्चर किया गया प्रॉप्स खरीदते हुए, वो प्रॉप्स जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपने फाइनल एक्ट में किया था। और यह आखिरी बार होता है जब परिवार के किसी मेंबर को अलाइव देखा गया था कैमरे पे। जिसके बाद वो दोनों शख्स घर जाते हैं और अपने रिचुअल्स की तैयारी करने लगते हैं। सारे के सारे घर के मेंबर अपनी आंखों पे पट्टी बांधते हैं, अपने मुंहों को बांधते हैं, और सभी अपने लातों के नीचे स्टूल लगा करके अपने गले में एक फांसी का फंदा डाल देते हैं। और परिवार की सबसे ओल्डेस्ट देवी नारायणी देवी जो 80 साल की थी, वो अपने रूम के अंदर थी, क्योंकि वो परिवार के मेंबर्स के साथ खड़े होकर के उस रिचुअल को नहीं कर सकती थी, लेकिन वो भी सेम तरीके से कर रही थी जैसा परिवार के दूसरे शख्स कर रहे थे। उन्होंने सेम टू सेम वैसा ही परफॉर्म किया जैसा ललित से उनको परफॉर्म करने को कहा गया था। और जब उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो उनको ये भी नहीं लगता था कि वो कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा ही लगता था कि ये रोजाना जैसा एक नॉर्मल रिचुअल है जिसके द्वारा उनको उनके फादर मिल जाएंगे जो गुजर चुके हैं, और वो आकर के उन सबको बचा लेंगे। इसी वजह से उन्होंने घर का सामने का गेट भी खुला छोड़ दिया था, जिस गेट से उनके गुजर चुके फादर उन सबको बचाने के लिए आएंगे उस फांसी के फंदे से। उन सभी को ललित के ऊपर इतना भरोसा था कि उन सभी को लगता था कि इतनी खतरनाक चीज अटेम्प्ट करने के बाद भी वो लोग सुबह का सूरज देखने के लिए जिंदा बचेंगे। और इस पूरे इंसिडेंस के बाद जब 1 जुलाई की सुबह आई तो उस सुबह जो हुआ उन सभी के बारे में हर कोई जानता है कि क्या हुआ उस 1 जुलाई की सुबह को। सो क्या सोचते हैं आप बुरारी के इस केस के बारे में? क्या आपको लगता है बुरारी हाउस के अंदर जो उस रात हुआ वो किसी किस्म का ब्लैक मैजिक था या फिर एक बस सिंपल सुसाइड केस? लेकिन मैं इसके साथ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि बुरारी हाउस के अंदर जो भी हुआ उस रात को उसको 100% किसी भी चीज से कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने जो बात बताई वो बुरारी हाउस के अंदर से निकले गए डायरीज एंड इन्वेस्टिगेटर्स के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बातें बाहर आई थी उससे बताई। और अगर कोई मेरा ओपिनियन पूछे तो मैं बस इस केस के बारे में इतना ही कहूंगा कि ये केस एक ट्रेजेडी है मोर देन अ डिजायरेबल सुसाइड केस। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना ना भूलिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना भी ना भूलिएगा।